नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारा डेली डिक्टेशन का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। डिक्टेशन लिखने के बाद दोस्तों अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, आधुनिक युग की एक बड़ी देन यह है कि हम किसी भी चीज़ की बहुत प्रतियां बना सकते हैं। प्राचीन काल में यदि कोई पुस्तक लिखता था तो ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति एक ही होती थी। उसकी यदि प्रतियां बनानी हुई तो दूसरे आदमी को पूरा ग्रंथ लिखना पड़ता था, जो बहुत ही व्ययसाध्य और श्रम साध्य काम होता था। आज किसी ग्रंथ या वस्तु की प्रतियां केवल मुद्रणालय में ही नहीं, अन्य प्रकार से भी बन सकती हैं। एक का अनेक बना देना आज एक खेल सा हो गया है। यदि किसी अच्छे नाटककार ने मंच पर अच्छा खेल दिखलाया तो उसकी बड़ी ख्याति हुआ करती थी, पर वह नाटककार एक ही स्थान पर अपना खेल दिखला सकता था और यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक ही खेल को यदि वह फिर से दिखलाना चाहे तो उसे उतनी ही कुशलता से दिखला सकेगा जितनी कुशलता से उसने पहली बार दिखलाया था। आज केवल यही नहीं कि नाटककार के चित्र की प्रतियां बहुत बन सकती हैं, बल्कि उसके चलचित्र की प्रतियां बनती हैं और साथ साथ उसकी वाणी भी सुनने में आ सकती है। और वह केवल एक स्थान पर ही नहीं बल्कि संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक, जहाँ चाहे सभी स्थानों पर और जितनी बार चाहें सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इसी का नाम साधारणतः फिल्म हो गया है। फिल्म में बड़ी शक्ति है। यदि अच्छे पात्र, अच्छे कथानक और अच्छा आदर्श दिखलाया जाए तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है। जैसे किसी भी अच्छे नाटक का, पर वहाँ भी यदि कथानक दूषित हो, पात्र चरित्रवान ना हो और गतिविधि उनकी ऐसी हो जो समाज अथवा व्यक्ति को ऊपर उठाने के बदले नीचे ले जाने वाली हो, तो उसका प्रभाव उतना ही बुरा पड़ता है। नाटक तो एक आदमी एक स्थान पर करके उसका भला या बुरा प्रभाव वहाँ बैठे हुए लोगों पर ही डाल सकता है। दूर दूर के लोगों तक उसका प्रभाव नहीं पहुँच सकता, पर फिल्मों में भला या बुरा करने की शक्ति कई गुनी अधिक हो जाती है। किसी फिल्म की जितनी प्रतियां बना ली जाती हैं उतना ही उसका प्रभाव भी असीमित हो सकता है।
इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जिस चीज़ में जितनी शक्ति हो उसका उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि उससे अच्छे से अच्छा फल मिले और उसमें किसी प्रकार की बुराई ना आने पाए। आज सिनेमा का उपयोग 3 कामों में होता है: शिक्षा, मन बहलाव और प्रचार। ये तीनों काम जीवन में महत्वपूर्ण हैं। सिनेमा का उपयोग शिक्षा के काम में जितना बढ़ेगा उतना ही हो सकता है, पर शर्त यह है कि कथानक शिक्षाप्रद हो और जो पद्धति अपनाई जाए वह ऐसी हो जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को सच्ची शिक्षा मिल सके। जब मैं शिक्षा शब्द का उपयोग करता हूँ तो मेरे ध्यान में केवल बच्चों की ही शिक्षा नहीं है। महोदय, हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का उनके भिन्न देश अथवा भाषा में उद्गम होने के कारण बहिष्कार नहीं किया। सच पूछिए तो सभी जीती जागती भाषाओं का यह एक गुण है कि वे अपने शब्द भंडार को बढ़ाने में हिचकती नहीं, चाहे शब्द किसी भी उद्गम के हों। उन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीती जागती भाषाओं में आदान प्रदान होता ही रहता है। इसलिए जब हम हिंदी को भारत के लिए एक सार्वभौम भाषा बनाना चाहते हैं तो प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों और मुहावरों के लिए भी और खुला रखना चाहिए। मैंने ऐसे कई लोगों के लेख देखे हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं और जिन्होंने हिंदी का अभ्यास राष्ट्रीय कामों के लिए ही किया है। उनके लेखों में कुछ ऐसे शब्द और मुहावरे देखने में आए हैं जो अर्थ तो स्पष्ट कर देते हैं, पर आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं हैं। अन्य भाषाभाषी ऐसे शब्दों और मुहावरों को अक्सर व्यवहार में लाया करेंगे और हम हिंदी भाषियों को उनका स्वागत करना चाहिए, न कि बहिष्कार। हिंदी सच्चे अर्थ में राष्ट्रभाषा तभी होगी जब भारत के सभी निवासी इसके साथ प्रेम करने लगेंगे और इसकी उन्नति में अपना गौरव मानने लगेंगे। यह भावना तभी उत्पन्न और परिपुष्ट हो सकती है जब वे यह समझने लगें कि हिंदी में कुछ उनकी भी अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है। मैं समझता हूँ कि हमें इस भावना का स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। मैं तो यह भी मानता हूँ कि कहीं कहीं हमारे व्याकरण पर भी अहिंदी भाषियों का प्रभाव पड़ेगा और हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदी भाषी और हिंदी संस्थाएं निष्पृह भाव से हिंदी की
श्रीवृद्धि में लग जाएं, जिससे अन्य भाषा भाषी भी उसके विभिन्न प्रकार के साहित्य से परिचय पाने के लिए उसे सीखना आवश्यक समझें। जिस प्रकार आज कोई भी विद्वान आधुनिक विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक समझता है, यदि केवल काव्य अथवा ललित कला संबंधी ग्रंथ ही यूरोपीय भाषाओं में होते तो हमको उन भाषाओं की सीखने की शायद आवश्यकता भी ना होती। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आ रखना। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो आप हमारे लिंक से सीधा जुड़ पाएंगे। बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।